जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ऑफिशियल लैंग्वेज ये चैप्टर देखेंगे, मतलब चैप्टर 61 लक्ष्मीकांत किताब का। आप सोच रहे होंगे मैं ये चैप्टर क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में हिंदी को यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात की जा रही है। उसी के साथ साथ जो मराठी है उसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की बात की जा रही है। तो ये जो चैप्टर है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज आप मैसेज कर सकते हो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें जो आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक ये डील करता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आर्टिकल 351 है, जो आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी को प्रमोट करने की बात करता है। अब इसमें 4 भागों में ये डिवाइड किया गया है, जैसे कि यूनियन की लैंग्वेज होती है, उसके बाद रीजनल लैंग्वेज होती है, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी होती है, उसका टेक्स्ट ऑफ लॉज एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स होता है। तो ये सब हम एक एक करके देखते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में रहेगा, क्योंकि हमें इसमें जो यूएन है उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है वो सब भी हमें इस वीडियो में कवर करना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, अब यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। हमारे यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारे यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो हिंदी है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। अब देवनागरी स्क्रिप्ट किस तरीके से होती है तो आपको खुद मोदी जी बताएंगे। तो ये बोल रहे हैं मित्रों, इसे कहते हैं देवनागरी। तो ये जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। लेकिन जो न्यूमरल्स रहने वाले हैं, मतलब जो 1 2 3 4 5 6 हम लिखते हैं, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे रहेंगे। वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं उस तरीके से लिखे रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, 4th अगर पार्ट में आप देखोगे, देवनागरी जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वही यहाँ पर फॉलो करेंगे, देवनागरी न्यूमरल्स में हम फॉलो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर हमने हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर एक्सेप्ट की है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई रहेगी, जो न्यूमरल्स है वो इंटरनेशनल फॉर्म में रहेंगे। लेकिन अब 1950 से पहले जब अंग्रेज़ थे तब वो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करते होंगे, तो ऑब्वियस है कि वो इंग्लिश इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए एकदम से उसको ब्रेक ना देते हुए हम, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आई है उसके 15 सालों तक इंग्लिश को भी कंटिन्यू रखेंगे। मतलब 15 ईयर्स तक, 1950 से लेकर 1965 तक इंग्लिश जो है उसे भी हम कंटिन्यू रखेंगे फॉर ऑल द ऑफिशियल पर्पसेस ऑफ यूनियन फॉर विच इट वॉज बींग यूज बिफोर 1950। ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश कौन सी होती है, तो ये जो शशि थरूर साहब इस्तेमाल करते हैं उसे शायद इंग्लिश जो है वो कहते हैं, ऑन लाइटर नोट। अब यहाँ पर इवन आफ्टर 15 ईयर्स द पार्लियामेंट इन ब्रैकेट शशि थरूर साहब मे प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस। अब यहाँ पर 15 साल होने के बाद भी जो पार्लियामेंट है वो ऐसे कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त जो है वो दे सकता है। अब लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, अब यहाँ पर यूनियन की लैंग्वेज हमने देख ली, हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी हुई है। 15 सालों तक इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल करना है, लेकिन 15 सालों के बाद भी जो पार्लियामेंट है वो किसी स्पेशल पर्पस के लिए इंग्लिश को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकता है। अब यहाँ पर 5 सालों के बाद और 10 सालों के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 5 सालों के बाद और 10 सालों के बाद प्रेसिडेंट जो है वो कमीशन अपॉइंट करेंगे, जो कि प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज बताएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जब जो हमारे राष्ट्रपति है उन्होंने शशि थरूर साहब की इंग्लिश देख ली है, तो उन्होंने बोले ऐसी इंग्लिश कौन बोलता है भाई। तो उन्हें एकदम ऐसा लगा कि इंग्लिश अगर ऐसी है तो फिर हमें तो डिमोटिवेट करना चाहिए इंग्लिश को, हमें हिंदी को प्रमोट करना है। तो इसलिए 5 सालों के बाद एक कमीशन बिठाएंगे, मतलब 1955 में एक कमीशन बिठाएंगे। उसके बाद 10 सालों के बाद मतलब 1960 में एक कमीशन बिठाया जाएगा। From the commencement of the Constitution, the President should appoint a commission to regard the progressive use of Hindi language, restriction on the use of English language and related issues। मतलब यहाँ पर इंग्लिश जो लैंग्वेज है उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लाना है, हिंदी को यहाँ पर प्रोग्रेसिव यूज़ करना है। Committee of the Parliament is to be constituted to examine the recommendations of the Commission and to report its view on them to the President। अब यहाँ पर जो कमेटी है, जो कमीशन है, वो यहाँ पर देखेगा किस तरीके से हिंदी जो है प्रोग्रेसिवली इस्तेमाल की जा सकती है, जो इंग्लिश है उसे किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर इस तरीके से इंग्लिश बोली जाएगी जैसे शशि थरूर साहब बोल रहे हैं तो उसे रिस्ट्रिक्शन लाना ज़रूरी है, ऑन लाइटर नोट। अब लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, इसमें 1955 में सबसे पहला ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है वो बनाया गया था, क्योंकि पहले 5 सालों के बाद बनाना था। अब ये चेयरमैन कौन थे इसके, तो बीजी खेर साहब थे।
अब यहाँ पर 1960 में दूसरा कमीशन बनाना था, लेकिन वहाँ पर दूसरा कमीशन उन्होंने नहीं बनाया, सीधा यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लेकर आ गए। अब यहाँ पर जो एक्ट था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, उसके मुताबिक जो इंग्लिश है उसे इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। मतलब यहाँ पर जो हिंदी है उसी के साथ साथ इंग्लिश, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फॉर इनडेफिनिट पर्पज़ इंग्लिश को हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस की बात आती है। अब रीजनल लैंग्वेजेस की बात जब आती है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर स्टेट्स की बात आ रही है। अब स्टेट जो है वो यहाँ पर लेजिस्लेचर जो है उनके हाथ में रहेगा कि उन्हें कौन सी लैंग्वेज जो है इस्तेमाल करनी है। मतलब वो हिंदी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इंग्लिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अपनी कोई पर्सनल लैंग्वेज होगी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब तक अपनी वो पर्सनल लैंग्वेज नहीं बना लेते तब तक इंग्लिश जो है उन्हें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहाँ पर अपने अपने स्टेट का हो गया, मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र ने मराठी जो है वो अडॉप्ट कर ली, उत्तर प्रदेश ने हिंदी अडॉप्ट कर ली। लेकिन अब दो स्टेट के बीच में अगर वार्तालाप करना है, दो स्टेट के बीच में अगर कम्युनिकेट करना है तो किस तरीके से करेंगे। अब दो स्टेट के बीच का कम्युनिकेशन मतलब ये इस तरीके का नहीं है और क्या चल रहा है भाई और कैसा है तू, इस तरह का कम्युनिकेशन नहीं, लेकिन जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो वो कौन से लैंग्वेज में होगा। तो दो स्टेट जो है अगर वो अलग अलग लैंग्वेज रखते हैं तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में उनके बीच का कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की मराठी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, तो उन दोनों के बीच का कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश में होगा। लेकिन यहाँ पर अगर दो स्टेट जो है अगर वो चाहते हैं कि हम दोनों के बीच का कम्युनिकेशन जो है, हम दोनों के बीच का भाईचारा जो है वो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, तो वो भी वो कर सकते हैं, फ्री टू यूज़ हिंदी लैंग्वेज। ये हो गई दो स्टेट के बीच की। अब यहाँ पर यूनियन और स्टेट के बीच में कैसा होगा, तो यूनियन और स्टेट के बीच में दिया हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में, जब कोई नॉन हिंदी स्टेट है, मतलब नॉन हिंदी स्टेट है और अगर उसे यूनियन के साथ कम्युनिकेट करना है तो कौन सी लैंग्वेज में करेगा, बट ऑब्वियस है इंग्लिश लैंग्वेज में करेगा। अब यहाँ पर दो स्टेट है, एक है हिंदी लैंग्वेज बोलने वाला, एक है नॉन हिंदी स्टेट। लेकिन जो हिंदी वाला है वो बोल रहा है कि मुझे हिंदी में ही कम्युनिकेट करना है, तो वो क्या करेंगे, तो ऐसे समय में उन्हें कम्युनिकेट करने के बाद जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में देना ज़रूरी है। जो भी ट्रांसलेशन रहेगा वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देना ज़रूरी है। तो इतना आपको समझ में आ गया रीजनल लैंग्वेज के बारे में, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं हम जुडिशरी पर। अब जुडिशरी में क्या होगा, जुडिशरी में जब तक उनको कोई आदेश ना दिया जाए तब तक सब कुछ इंग्लिश में ही रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सब कुछ इंग्लिश में ही रहेगा। उसके बाद अथॉरिटी टेक्स्ट जो रहेगी, ऑल बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ये सब हमने पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर में देखा हुआ है क्या रहते हैं, बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ये सब कुछ एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल सब कुछ इंग्लिश में ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि जब स्टेट जो है अपनी अपनी लैंग्वेज अडॉप्ट कर ली है सब स्टेट्स ने, अब इस टाइम पे क्या होगा, तो इस टाइम पे गवर्नर जो है वो यहाँ पर रोल में आएंगे। गवर्नर को लेकिन प्रीवियस कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट का, मतलब जब वो प्रीवियस कंसेंट ले लेंगे प्रेसिडेंट की, उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स रहेगी हाई कोर्ट की, उसमें जो स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, मतलब अगर महाराष्ट्र है, मतलब अब आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स बताता हूँ, इसको आपको एकदम मन पे नहीं लेना है। तो अगर महाराष्ट्र है उसमें मराठी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर वो जो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट रहेगा उसमें मराठी में भी जो प्रोसीडिंग्स है वो कर सकते हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा, जजमेंट डिग्री जो रहेगी वो मराठी में वो पेश नहीं कर सकते। इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रिस्क्राइब करेगा यूज़ ऑफ एनी लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश विद रिस्पेक्ट टू बिल्स, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, वो सब कुछ। लेकिन जो फाइनल यहाँ पर पेश किया जाएगा, ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन इंग्लिश लैंग्वेज टू बी पब्लिश। मतलब यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे काफ़ी अच्छे एक्ट्स लेकर आते हैं कोई स्टेट, महाराष्ट्र ने अगर कोई बहुत ही अच्छा, मतलब जैसे एक जो उन्होंने लाया है कि फ्लाई ऐश को भी वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए वो जो उस तरीके का जो एक्ट होता है वो उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन रहेगा, क्योंकि जो नॉन मराठी स्टेट्स है, जो नॉन हिंदी स्टेट्स है, वो भी समझ पाए कि ये जो रूल उन्होंने लाया है, ये जो एक्ट उन्होंने लाया है वो अच्छा है, हम भी इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ के लिए उन्हें इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके देना पड़ेगा। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 जो है वो ले डाउन करता है हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एक्ट्स, ऑर्डिनेंस जो भी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है। तो अब सब कुछ केसेस में हिंदी में भी उन्हें ट्रांसलेशन जो है वो देना पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। जो भी बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे पार्लियामेंट में वो हिंदी ट्रांसलेशन में भी होंगे। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो नॉन हिंदी
जो मिनिस्टर है, मतलब साउथ के जो मिनिस्टर है, वो जो भी बिल इंट्रोड्यूस करेंगे पार्लियामेंट में, हो सकता है वो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करे, लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी उन्हें देना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो गवर्नर है, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यूज़ ऑफ हिंदी और एनी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर द जजमेंट डिग्री पास बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, बट दिस शुड बी अकम्पनीड बाय द इंग्लिश ट्रांसलेशन। मतलब यहाँ पर जो भी ऑर्डर आएगी हाई कोर्ट की, ठीक है, जैसा हमने पिछले इसमें देखा था कि जो प्रोसीडिंग्स है उसके लिए वो ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो गवर्नर है वो प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी रिजल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है, मतलब जो भी जजमेंट यहाँ पर आएगी, डिग्री ऑर्डर जो भी पास होगा, वो भी यहाँ पर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज में दे सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ट्रांसलेशन यहाँ पर देना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ठीक है। अब यहाँ पर और आता है कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान में रखना है। हाई कोर्ट में उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज और हिंदी, इंग्लिश जो कुछ भी है वो चलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही चलेगी। जैसे कि यहाँ पर एक पिटीशन भी आया था जो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं था। जैसे कि अगर कुछ भी ऐसी चीज़ आती है, जो भी ऐसा पिटीशन आता है जो इंग्लिश में ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन शशि थरूर साहब ने बोला कि ये इंग्लिश ही है, ऑन लाइटर नोट। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो है वो कोई भी लैंग्वेज में, अब जैसे आपको पता होगा शेड्यूल 8 बराबर है, तो शेड्यूल 8 जो है वो किससे डील करता है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से डील करता है। अब ये जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो कितनी है, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस है। अब 22 में इंग्लिश आती है क्या, तो नहीं आती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे जो भी 22 लैंग्वेजेस दिए हुए हैं उसमें इंग्लिश आती है क्या, तो वो नहीं आती है, आपको ध्यान में रखना है। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या है कि जो भी पर्सन रहेगा उसे राइट है सबमिट करने का, जो भी उसके ग्रीवेंसेस रहेंगे वो यूनियन में हो या फिर स्टेट में हो, एनी ऑफ द लैंग्वेजेस यूज्ड इन द यूनियन और इन द स्टेट। कोई भी ऐसी लैंग्वेज जो यूनियन या फिर स्टेट में इस्तेमाल की जाती है, वैसे इसमें वो अपनी जो ग्रीवेंसेस है वो दे सकता है, और वो जो यूनियन और स्टेट रहेगा वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में नहीं है तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये हो गया प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। उसके बाद अब यहाँ पर every state and local authority in the state should provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of the education to the children belonging to linguistic minorities। अब यहाँ पर linguistic minorities जो है उससे जो बिलोंग करते हैं जो बच्चे हैं वो उन्हें अपनी मदर टंग में यहाँ पर एजुकेशन जो है प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस दिए रहेंगे। प्रेसिडेंट जो है स्पेशल ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट करेंगे फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और इन्वेस्टिगेट करेंगे ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड भी दिया हुआ है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, तो वो भी यहाँ पर वो देखेंगे। और ये जो रिपोर्ट रहेगी ये पार्लियामेंट के सामने पेश करेंगे एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। और यहाँ पर आता है कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसे डेवलपमेंट कैसी करनी है, तो जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट भी करना है। तो हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने का काम किसका है, तो यूनियन का है। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनियन को ये ऑर्डर दिया है कि आप हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करो। तब अगर यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को यूनियन में लाएंगे, इस तरह की बात हो रही है, तो यहाँ पर शशि थरूर साहब ने अपोज किया था। और उनके जो अगर पॉइंट्स देखोगे आप, उनकी स्पीच देखोगे तो काफ़ी जेन्युइन पॉइंट्स वहाँ पर लग रहे थे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी काफ़ी बोली जाती है लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी जो है वो नहीं बोली जाती है। अब अगर आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो यूएन की, मतलब ऐसा हो गया कि पूरे भारत की वो एक हिंदी जो है वो एक ये बन के रह जाएगी। और उसमें जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो साउथ इंडियन लोग हैं अगर वो यूएन में जाते हैं, वो अगर मिनिस्टर बन के यूएन में जाते हैं तो वो तो इंग्लिश में ही वार्तालाप करेंगे। फिर वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अरे आपकी तो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी दी हुई है, फिर आप क्यों इंग्लिश में वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आ सकती है। तो जो भी पॉइंट्स, अगर आपने स्पीच नहीं सुनी है शशि थरूर साहब की तो आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि काफ़ी जेन्युइन पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पर बोले थे। तो मेंस के लिए अगर मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज लानी चाहिए नहीं लानी चाहिए, तो उसके लिए उनके जो पॉइंट्स है वो काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं काउंटर विलिंग करने के लिए। और उसी के साथ साथ जो सुषमा जी है उन्होंने भी जो पॉइंट्स रखे थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी जेन्युइन पॉइंट्स थे, तो वो भी आप देख सकते हो। वीडियो के एंड में, मतलब जो सेकंड पार्ट में लाने वाला हूँ उसमें हम ये सब के बारे में चर्चा करने ही वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो का एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, मराठी को उसमें लाने के लिए क्या करना होगा। और उसी के साथ साथ
बाकी भी जो चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ साथ यूएन में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और क्या क्राइटेरिया होता है एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने का, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।